Hello friends, welcome to webinar series on UN that's we are going through since last 3 days जिसमें कि हमने यूएन के बारे में जो मेन हिस्ट्री था वो डिस्कस कर लिया, उसके ऑर्गन्स थे वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। और ये हमारा जो इनिशिएटिव है, दिस इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव अमंग मैनी अदर्स जो कि हम लेते हैं थ्रू अ यूट्यूब चैनल. So if you want to get more information on that, you can check out our YouTube channel, that's educator.avinash. Let me share the screen with you and show the channel with you. सो दिस इज़ आ यूट्यूब चैनल जिसमें कि हम लोग जो भी वीडियोस हैं जो आईएएस प्रिपरेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसमें कि आपको हेल्प मिल सकती है अगर आप चाहें तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें डिफरेंट जो एनसीईआरटीज़ वगैरह है उन सारी की जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी। और अगर आप इन सारी वीडियोस के जो नोट्स हैं पीडीएफ की फॉर्म में वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं, दैट्स educatoravinash.com। और उसमें जाके नीचे डाउनलोड सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको जो भी आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं वो अवेलेबल हो जाएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, इवन अगर आपको हमारी ये जो वेबिनार सीरीज़ है ये भी हम अपलोड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, सो दैट कि जो भी लोग किसी भी रीज़न से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं इस वेबिनार पे तो उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। क्योंकि इट्स नॉट वर्थ कि अगर हम सिर्फ जो लाइव सेशन है वो उन्हीं के लिए रखें जो लाइव जुड़ पा रहे हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है कि कोई भी पर्सन ना जुड़ सके। हमारा जो मेन पर्पस है वो ये है कि हर किसी को एजुकेशन आसानी से मिल सके। सो दैट्स वाई कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे ये वीडियोस अपलोड करते हैं। सो अगर चाहे आप तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको उनके डाउनलोड करना है नोट्स, दैट इज़ ये जो हम वेबिनार चला रहे हैं इसका भी, तो आप वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। So that was all about the YouTube channel that we have. So इस नोट के साथ हम अपना आज का जो प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट करते हैं. So let's begin it. Okay. अगर आपको इस सेशन के ड्यूरिंग कोई भी क्वेरी होता है तो आप वो डेफिनेटली पूछ सकते हैं, बट हम अपना जो फ्लो है वो चालू रखेंगे। अगर आपको कहीं भी कुछ भी क्वेरी हो तो आप वहीं पे पूछ लीजिएगा। तो देखिए आज हमारा 4th डे है, दैट मीन्स 3 डेज हो चुके हैं जिसमें कि हमने यूएन क्या है उसके बारे में सारा डिस्कशन कर लिया है, उसकी हिस्ट्री के बारे में हर चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। फिर हमने देखा था कि यूएन के 6 मेन ऑर्गन्स कौन से हैं। उन 6 मेन ऑर्गन्स में से हमने 5 जो ऑर्गन्स हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। और अपनी आज की वीडियो में जो हमारा 6 जो ऑर्गन है, मेन ऑर्गन जो रह गया है वो डिस्कस करेंगे। अलोंग विद दैट हम क्या डिस्कस करेंगे, जो यूएन है उसको हम एक तरह से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि उसकी क्या क्या पॉजिटिव थिंग्स है और क्या क्या नेगेटिव थिंग्स है। क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको जो वेबिनार थे स्टार्टिंग के उनमें भी बोला था कि यूएन में हमेशा से रिफॉर्म्स की बात की जाती है। तो वो रिफॉर्म्स क्या है क्या नहीं है वो सारी चीज़ें जानने के लिए हम अपना आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं। पर सेशन कंटिन्यू करने से पहले हम देख लेते हैं अब शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज़ अविनाश और मेरा यूट्यूब चैनल है दैट्स educator.avinash जो मैंने अभी आपसे शेयर किया था। और उस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं जो डिफरेंट वीडियोस है वो अपलोड करती हूँ जो कि आईएएस यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड है, सो दैट कि कोई भी पर्सन जो इस इनिशिएटिव से बेनिफिट लेना चाहता है वो ले सके और उसको किसी के लिए ये बैरियर ना हो कि कोचिंग तक वो नहीं जा सकता जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उसे लेवल फील्ड ना मिले। ऐसा ना हो इस वजह से हम लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप चाहें तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज के हमारे टॉपिक्स क्या है, 6th ऑर्गन जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया दैट्स सेक्रेटरीट। और लास्ट में जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, एनालिसिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस कि यूनाइटेड नेशंस के बेनिफिट्स क्या है या क्या क्या उसकी अचीवमेंट्स हैं और क्या क्या उसकी वीकनेसेस रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट जस्ट गिव मी अ सेकेंड so that I can check it out whether this video is getting recorded or not. Just a second for that. Yes, it is getting recording. Because मेरा कंसर्न ये है कि मैं ये नहीं चाहती कि कुछ भी अनरिकॉर्डेड रह जाए और फिर बाद में वो जो ऑडियंस है उन तक ना पहुँचे। सो आज 6th ऑर्गन हम स्टार्ट करेंगे दैट सेक्रेटरीट। देखिए आप सेक्रेटरीट से आप क्या समझते हैं।
हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं, अगर आपको कुछ भी इंट्रोडक्शन हो जो ऐसे ऑफिसेज वगैरह वर्क करते हैं, तो उसमें भी सेक्रेटरीट होता है। जैसे डिफरेंट जो आईएएस ऑफिसर्स ये जो भी है, डिफरेंट हम बोल सकते हैं ना कि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे अपना अपना काम करते हैं, पर एक मेन एरिया होता है, मेन ऑफिस होता है जिसमें वो सारे डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं वो बैठते हैं और सारी रिपोर्ट्स वहाँ पे सबमिट भी करते हैं। तो वैसे ही सेक्रेटरीट है। जो यूएन है, हमने उसके डिफरेंट ऑर्गन्स तो देख लिए, मगर वो ऑर्गन्स का कोई हेडक्वार्टर होगा, मतलब हेडक्वार्टर इन द सेंस वहाँ पे उन सारे ऑर्गन्स का डाटाबेस या उनकी सारी रिपोर्टिंग रहती होगी, तो उस रिपोर्टिंग वाले एरिया को हम सेक्रेटरीट बोलते हैं। और सेक्रेटरीट इसी वजह से यहाँ पे लिखा है इस प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफिस ऑफ यूएन, क्योंकि यूएन का जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उन सारी की रिपोर्टिंग रहेगी सेक्रेटरीट में। सो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है कि वो प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। फिर क्या है, सेक्रेटरी, जैसे सेक्रेटरीट है, हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई हेड होता है, तो वैसे सेक्रेटरीट का हेड कौन होगा, सेक्रेटरी जनरल, जो कि हमने ऑलरेडी अपनी जो पहले वेबिनार सीरीज मतलब वेबिनार की वीडियोस थी उनमें हमने डिस्कस किया है। तो सेक्रेटरी जनरल जो है वो सेक्रेटरीट के हेड हैं, जो कि हमने देखा था। जो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है वो मिस्टर एंटोनियो है। और सेक्रेटरी जनरल जो होता है हेड ऑफ ऑफिस, एंड देयर आर 1000 अदर ऑफिशियल्स टू असिस्ट हिम। हमने पहले ही देखा, मैंने आपको क्या बोला कि जो सेक्रेटरीट है वो मेन एरिया है, मेन ऑफिस है। तो नेचुरली जो डिफरेंट ऑफिशियल्स हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं एक एक पर्सन को, सेक्रेटरी जनरल को, जो कि रिप्रेजेंटेटिव है यूएन का। अब जो सेक्रेटरी जनरल है उसे इतने लोग मतलब रिपोर्ट कर रहे हैं, सो दैट मीन्स उसका काम बहुत ज़्यादा है, तो वो अकेला तो काम कर नहीं सकता। आपको पता है इंडिया में भी जैसे पीएम या कोई भी ऑफिशियल्स हैं तो उनके अंडर बहुत सारे अदर ऑफिशियल्स होते हैं जो उन्हें गाइड करते हैं, जो उन्हें हेल्प करते हैं हर चीज़ें, निटी-ग्रिटी जो चीज़ों की हैं उन्हें समझने के लिए। तो वैसे ही सेक्रेटरी जनरल की बात है। सेक्रेटरी जनरल भी हर काम अकेले नहीं कर सकते, हम एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के लिए ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत ईजी होगा, ये बहुत थोड़ा सा काम है कि वो अकेला पर्सन कर लेगा। सो दैट्स वाई कि डिफरेंट ऑफिशियल्स जो है वो उनके अंडर होंगे, जो उनका काम देखेंगे और उन्हें गाइड करेंगे कि कैसे क्या क्या कर सकते हैं। He keeps record of programs, policies made by different organs and agencies of UN and implement them. हमने पहले ही देखा ना, जो सेक्रेटरीट है वो मेन एरिया है, मेन सेंटर है। सो दैट मीन्स जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स इन द सेंस हमने अभी सिर्फ मेन 6 ऑर्गन्स की बात की थी, मगर ऐसा तो है नहीं सिर्फ 6 ऑर्गन्स ही होंगे। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि जो यूएन है उसके डिफरेंट प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, वो बहुत सारी डिफरेंट फंडिंग रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन रखना, उसका रिकॉर्ड रखना, ये सारी चीज़ें किसका काम होगा, सेक्रेटरी जनरल का। क्योंकि आपको पता है ना हेडक्वार्टर से सारी चीज़ें आगे जा रही हैं, सो दैट मीन्स हेडक्वार्टर में सब चीज़ रिकॉर्ड में होनी चाहिए कि क्या क्या हो रहा है, किसे फंडिंग जा रही है, कैसे कोई भी प्रोग्राम है वो वर्क कर रहा है। तो वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड कहाँ रहेगा, सेक्रेटरीट में रहेगा, और उसका हेड है सेक्रेटरी जनरल। सो दैट मीन्स वो रिकॉर्ड रहेगा अंडर सेक्रेटरी जनरल। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ वर्ल्ड। क्योंकि देखिए अगर उनके पास रिकॉर्ड वगैरह रखने की अथॉरिटी है, सो दैट मीन्स उनके पास एग्जीक्यूशन की अथॉरिटी भी है। सो दैट्स वाई उन्हें एग्जीक्यूटिव हेड बोलते हैं। और वर्ल्ड क्यों, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे सारे काम हो रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे हैं, इस वजह से एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ वर्ल्ड। फिर बात आती है, ही ट्राइज टू सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थ्रू आर्बिट्रेशन एंड इफ ही फेल्स देन ही ड्रॉज अटेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल टुवर्ड इट। हमने जब सिक्योरिटी काउंसिल की बात की थी डे 2 में, तब भी हमने देखा था ना, सिक्योरिटी ऑल्दो यूएन का ही जो मेन पर्पस है वो है पीस को मेंटेन करके रखना, मगर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका भी काम है पीस और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस तरह से सिचुएशंस को टैकल करना कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रख सके। तो वही चीज़ आती है कि अगर सेक्रेटरी जनरल जो है ऑल्दो वो अपनी तरफ से अटेम्प्ट करते हैं कि आर्बिट्रेशन के थ्रू जितने भी इश्यूज हैं, क्योंकि हमें पता है ना इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा कुछ ना कुछ फ्रिक्शंस अराइज हो जाती हैं, तो वो फ्रिक्शंस को टैकल करने के लिए जो सेक्रेटरी जनरल है वो अपने लेवल पे कोशिश करते हैं। अगर वो इन केस फेल होती है तो वो जो मैटर है वो सिक्योरिटी काउंसिल को भेज देते हैं ताकि आप इस मैटर को टैकल कीजिए। हमने देखा था ना जो सिक्योरिटी काउंसिल है ऑल्दो उनका काम है इन सारी चीज़ों पे पीस और सिक्योरिटी पे काम करना। अगर किसी रीज़न के कारण वो नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, तो जनरल असेंबली भी, आपको अगर ध्यान हो, पीस रेजोल्यूशन जो था उसके अंडर ऐसा कर सकती है, जो कि हमने डे 1 में देखा था। तो जो ये सिक्योरिटी काउंसिल है इसका काम है
पीस मेंटेन करना, जो कि हम देख रहे हैं ना कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट अगर रिजॉल्व नहीं हो रहा तो सेक्रेटरी जनरल सिक्योरिटी काउंसिल को भेज रहा है, और अगर सिक्योरिटी काउंसिल उस पर काम नहीं करेगी तो वो जनरल असेंबली के पास भी जा सकता है और जनरल असेंबली उसे रेजोल्यूशन उसके लिए खिलाफ पास कर सकते हैं। ये बात हो गया आर्बिट्रेशन की या इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट्स है उसकी बात हो गई। फिर बात आती है अपॉइंटमेंट की, कि हमने ये चीज़ें तो देख ली कि जो सेक्रेटरी जनरल है उसके पास बहुत पावर्स है, वो एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है यूएन को वर्ल्ड में, तो उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ऑफिस है तो उसकी अपॉइंटमेंट भी इंपॉर्टेंस रखती है। तो ही इज़ अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। हमने, आपको याद होगा सिक्योरिटी काउंसिल के डिस्कशन में देखा था कि सिक्योरिटी काउंसिल के पास बहुत सारी पावर्स है, जबकि हमें पता है ये बहुत छोटा ऑर्गन है। दैट मीन्स इसमें जो टोटल मेंबर्स थे वो 15 थे, जिसमें से कि 5 परमानेंट मेंबर्स थे और 10 जो थे नॉन परमानेंट मेंबर्स थे। तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास बहुत ज़्यादा पावर रहती है। और अगर हम जनरल आई एम सॉरी, अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, उसकी इतनी पावर की बात करें तो वो यहाँ पे भी दिखती है। अगर हम बात कर रहे हैं सेक्रेटरी जनरल की अपॉइंटमेंट की, तो उसके लिए भी सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन ज़रूरी है, और वो रिकमेंडेशन तभी होगी कि अगर वो किसी पर्सन को 9 अफर्मेटिव वोट्स मिलते हैं, जिसमें से कि 5 जो होंगे वो इनके जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके भी हों। तो आप समझ रहे हैं कि जो ये परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी कितनी अथॉरिटी है। अगर वो चाहते हैं तो वो किसी भी पर्सन को सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, और अगर वो ना चाहें तो वो नहीं होने दे सकते। और जब सिक्योरिटी काउंसिल उसे रिकमेंड करेगी तब जाके जनरल असेंबली उसे पास करेगी, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था मेजॉरिटी से, जो कि प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर्स के अकॉर्डिंगली होगी। फिर जाके वो पर्सन जो है वो अपॉइंट होता है एज अ सेक्रेटरी जनरल। तो ये सारा प्रोसीजर है। आप जितना भी यूएन की प्रोसीडिंग में जाएँगे, जितनी भी चीज़ें समझेंगे ना, आप यही जानेंगे कि जो ये हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके पास बहुत ज़्यादा राइट्स हैं। इसी वजह से राइट्स इन द सेंस बहुत ज़्यादा इनके पास पावर है, राइट्स से ज़्यादा पावर की बात कर सकते हैं। और यही कारण है कि हमेशा से ये डिमांड किया जाता है कि जो ये सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए, और किसी पर्टिकुलर, जैसे ये 5 जो कंट्रीज़ हैं, सिर्फ़ इनके पास ही हर चीज़ की पावर नहीं रहनी चाहिए। या तो वीटो पावर रखने वाली कंट्रीज को बढ़ाओ, या वीटो पावर को ही खत्म कर दो। और अगर हम आगे जैसे अपनी डिस्कशन में देखेंगे भी ना, जब हम यूएन की एनालिसिस करेंगे कि इसकी वर्किंग कैसी रही है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो वीटो पावर की ही है। क्योंकि वीटो पावर के कारण ये जो 5 कंट्रीज हैं इनके पास इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है कि अपनी मन मर्जी से ये बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। और हम अगर बोलें तो कई बार ऐसा भी कई जगह बोला जाता है कि 5 जो ये कंट्रीज हैं, ये हर चीज़ को अपने हिसाब से ही मॉड्यूलेट करके यूज़ करती है। ठीक है, तो हमने अभी ख़ैर यहाँ पे जो देखा, हमने जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी अपॉइंटमेंट की बात की। फिर उनकी टर्म की बात करते हैं तो वो 5 ईयर है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि वो री-इलेक्ट नहीं हो सकते, वो री-इलेक्ट हो सकते हैं। सेक्रेटेरिएट इज़ लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। फिर अगर हम सेक्रेटेरिएट की बात कर रहे हैं तो सेक्रेटेरिएट की जो लोकेशन है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए। आप देखेंगे जो ज़्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो मेन अथॉरिटी है या जो मेन प्रेजेंस है वो यूएसए वगैरह में बहुत रहती है, और ये डिप्लोमेटिकली बहुत पावर देता है यूएसए को। ये जैसे जैसे आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे ना तो आप ये सारी चीज़ें समझेंगे, जो मैं अभी आपको हिंट्स दे रही हूँ, आप वो डॉट्स को अच्छे से कनेक्ट कर सकेंगे जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ेंगे। पर ख़ैर यहाँ पे हमने अभी सेक्रेटेरिएट के बारे में डिस्कस किया, जो 6th में मेन ऑर्गन था यूएन का। अब हमारे इसके साथ जो हमारे 6 ऑर्गन्स थे मेन ऑर्गन यूएन के, जो हमने डिस्कस करने थे वो ख़त्म होते हैं। अब हम लास्ट में एक बार एनालाइज़ करेंगे कि जो यूएन है, इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन है, उसकी क्या-क्या अचीवमेंट्स रही हैं, क्या-क्या उसने अचीव किया है, कहाँ-कहाँ पे वो लैक करती है, या क्या-क्या उसकी वीकनेसेस हैं। तो अगर हम अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली आती है यूएन हैज़ प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीस इन वर्ल्ड। देखिए यूएन का मेन पर्पस ही पीस मेकिंग है। अगर वो पीस ही नहीं मेंटेन कर सकता है तो यूएन का जो प्रेजेंस है वही अपने आप में क्वेश्चनेबल हो जाएगा। मगर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यूएन हैज़ प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीस इन वर्ल्ड। जैसे कि 1990 का यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया जाता है। अगर आपने मूवी देखी होगी, मैंने 1990 का एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसलिए लिखा है बिकॉज़ नॉर्मली होता क्या है कि हर किसी ने, अगर वो जो कंसेप्ट है उससे, या अगर वो न्यूज़ से वो रिलेशन नहीं भी रखता है तब भी वो फॉर श्योर उसने कोई ना कोई मूवी ज़रूर देखी होती है, तो वो मूवी से रिलेट करके वो चीज़ें याद कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे एयरलिफ्ट जो मूवी थी उसके रिलेशन में है।
In 1990, Security Council has passed 12 resolutions to get Kuwait vacated from control of Iraq. सॉरी, पीस कीपिंग फोर्सेस। अब देखिए, ये जो एग्जांपल आप इसे भी छोड़िए, जो मेन चीज़ है वो आप ये समझिए कि जो ये यूएन है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं पीस की मेंटेनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ या इम्पॉर्टेंट फोर्स जो यूज़ होती है वो है पीस कीपिंग फोर्सेस, जिसमें कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। जो अगर आप देखेंगे तो न्यूज़ में भी आता है ना कि ऑल्दो हम इतना पीस कीपिंग फोर्सेस में अपना कंट्रीब्यूशन रखते हैं, पर उस हिसाब से हमें उतना प्रेजेंस या उतनी ज़्यादा वोकल वॉइस नहीं मिल रही है, हम उतने वोकल नहीं हो पाते हैं यूएन में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही यहाँ पे है, जो पीस कीपिंग फोर्सेस है वो अंडर द कमांड ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल इन पीस कीपिंग अलॉन्ग विद other humanitarian functions to control in countries like Mozambique, Rwanda, etc. तो होता क्या है, ये पीस कीपिंग फोर्सेस जो होती है ना, वो सिक्योरिटी काउंसिल उन्हें ऑथराइज करता है। हमने पहले भी अपनी वेबिनार में देखा था ना कि यूएन के पास अपनी फोर्सेस नहीं है। तो अगर उन्हें फोर्सेस कहीं डिप्लॉय करनी होती है सिक्योरिटी काउंसिल को, तो वो जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्हें बोलते हैं कि आप फोर्सेस कंट्रीब्यूट करो, सो दैट कि हम पीस कीपिंग का जो प्रोसेस है उसे फॉलो करके जो किसी कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या कुछ भी ऐसा इशू हो रहा है, तो उस चीज़ को टैकल की जा सके। तो वो पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ पे अलाइन की जाती हैं, सो दैट कि वहाँ पे जो सिचुएशंस है उन्हें अंडर कंट्रोल किया जा सके। तो ये यूएन का इम्पॉर्टेंट काम था पीस कीपिंग का, जो उसने अच्छे तरह से काफ़ी जगह पे किया है। पर बहुत जगह पे ये भी क्वेश्चनेबल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, ऐसा बोला जाता है यहाँ पे, जहाँ पे ये जो मेन 5 कंट्रीज़ थी, ये मेनली अगर हम किसी एक पर्टिकुलर जो पावर है उसकी बात करें, तो किसी भी कंट्री की अगर मतलब मेन जो सुपर पावर में आती है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो अगर हम उस कंट्री की बात करें तो उनके हमेशा फेवर में ही यूएन ने काम किया है। क्यों किया है? उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये ठीक है, ये भी एक कारण है कि जो वो कंट्री है उसका इम्पोर्टेंस या उसकी वोकल जो है वो काफ़ी रहती है यूएन में। और सेकंड चीज़ क्या है कि वहाँ से फंडिंग बहुत आती थी हमेशा यूएन को। आपको पता होगा कि हमेशा ये जो कोविड का इशू भी था, तब भी ये न्यूज़ में आया था ना कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की ज़्यादा फंडिंग देने की वजह से जो डब्ल्यूएचओ है वो पार्शली काम कर रहा है। ऑल्दो ये है नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू डिबेट ऑन दैट, बट होता यही है कि इन किस अगर देखिए, अगर मेरे को ऐसा है कि मुझे किसी एक पर्सन पे मैं फंडिंग के वे में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ, तो मैं उसके अगेंस्ट कभी नहीं बोलूँगी या उसके अगेंस्ट कभी काम नहीं करूँगी। तो वही यहाँ पे भी होता है। तो यही कारण है कि जो यूएन है ना, उसकी वर्किंग काफ़ी काफ़ी हद तक, यूएन के कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसकी वर्किंग काफ़ी हद तक जो है इम्पार्शियल नहीं रहती है, वो पार्शियल हो जाती है। फिर आता है हैज़ प्रोवाइडेड वेरियस काइंड ऑफ इकोनॉमिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू पीपल लिविंग इन पुअर एरियाज। मैंने पहले भी एक रेफरेंस दिया था यूएनडीपी का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसमें क्या है ना कि हमने पहले देखा था कि जब हम टैगलाइन भी पढ़ रहे थे तो उसमें ह्यूमन डिग्निटी की भी बात थी। तो डिग्निटी मेंटेन करने के लिए क्या होता है, वो जो यूएन है वो इकोनॉमिक या टेक्निकल असिस्टेंस देता है कुछ ऐसी कंट्रीज को जिन्हें लगता है उन्हें कि इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, मगर यूएन को तो वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए काम करना है। तो वो वहाँ पे जो गवर्नमेंट्स हैं उन्हें फंडिंग देंगे, सो दैट कि वो अपनी जो कंट्री की पॉपुलेशन है उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है एटलीस्ट उसे पूरी कर सके। तो वो सारी फंडिंग किसके थ्रू दी जाती है? यूएन के थ्रू, जो कि कमेंडेबल है कि हाँ, यूएन वहाँ पे काम कर रहा है। यूएन हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड डिसआर्मामेंट कमीशन। देखिए, डिसआर्ममेंट कमीशन का मतलब है कि सो दैट कि जो आर्म्स हैं उन्हें ख़त्म किया जा सके या एटलीस्ट उन्हें लिमिट किया जा सके। पर ये किस हद तक जायज़ है या किस हद तक होगा, ये अपने आप में क्वेश्चनेबल है। बिकॉज़ आजकल के टाइम में जब हर कंट्री अपने आप को ज़्यादा अच्छी मिलिट्री पावर दिखाने के चक्कर में इतनी सारी जो मिलिट्री वेपन्स है वो बना रही है, तो वहाँ पे डिसआर्मामेंट कैसे होगा? मतलब दिस इज़ क्वाइट मतलब अजीब कि हाँ, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, बट स्टिल UN has constituted disarmament commission which is working for disarmament. फिर आता है फोर्थ पॉइंट, फोकस ऑन यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस। देखिए, एटॉमिक एनर्जी तो ऑल्दो एग्जिस्ट करती है, मतलब हर कंट्री अपने आप में एटॉमिक एनर्जी के ऊपर काम करती है, बट वो पीसफुल फंक्शन के लिए, पीसफुल पर्पस के लिए यूज हो, उसके लिए जो यूएन है वो काम करता है। ये भी उसकी एक अपनी अचीवमेंट है। और इसके लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी फॉर्म की गई थी 1957 में। फिर बात आती है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स।
वो हमें पता है। अब मैंने पहले बोला ना, जैसे ह्यूमन डिग्निटी की बात है तो ह्यूमन राइट्स की बात भी होती है। दीज राइट्स इंक्लूड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। इसी के कारण जो यूएनडीपी वगैरह ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं सो दैट कि ह्यूमन लाइफ की जो लिबर्टी वगैरह है, या जो एक मेन जैसे बोल सकते हैं ना कि कोई एसेंशियल कम्युनिटीज है एटलीस्ट वो हर किसी को प्रोवाइड की जा सके। फ्रीडम फॉर डिपेंडेंट स्टेट्स, कि अगर कोई भी स्टेट है किसी पे डिपेंडेंट है तो उसकी फ्रीडम के लिए काम करे, जो कि हमने कल देखा था। जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसकी वर्किंग के ऊपर भी था। तो वो उस पर्पज में या उस रेफरेंस में ये चीज़ लिखी गई है, फ्रीडम फॉर डिपेंडेंट स्टेट्स। UN has appointed High Commissioner for Refugees, which was entrusted job of rehabilitation of homeless. अब देखिए ये जो रिफ्यूजीज है, आपको पता है इंडिया ने रिफ्यूजी के लिए कोई भी ट्रीटी या कुछ भी ऐसा साइन नहीं किया हुआ है, बट स्टिल ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूजीज है। तो यूएन ने भी हाई कमिश्नर असाइन किया हुआ है, अपॉइंट किया हुआ है फॉर रिफ्यूजीज, ताकि जो रिफ्यूजीज है किसी भी कंट्री में जा रहे हैं उनके लिए मतलब इफ़ेक्टिवली काम किया जा सके, उनकी रिहैबिलिटेशन भी अच्छे से हो सके। अब देखिए यहाँ पे ना एक कैच पॉइंट है रिफ्यूजी। मोस्टली होता क्या है, अभी कुछ दिन पहले ही द हिंदू में बहुत अच्छा आर्टिकल था कि लोग रिफ्यूजीज़ और माइग्रेंट जो है ना उनके बीच में डिफ़रेंस ही नहीं समझ पाते हैं। इसी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। कोई भी कंट्री है वो रिफ्यूजीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब बुरे तरीके से देखती है, उन्हें उतना अच्छा नहीं समझती है, बल्कि उन्हें पर ये समझ नहीं आता दे आर रिफ्यूजीज़ नॉट माइग्रेंट्स। आप माइग्रेंट्स के लिए फॉर टाइम बिंग मे बी ऐसा सोच सकते हैं कि दे आर मतलब गेटिंग इनटू योर फील्ड, कि हाँ आपकी जो जॉब्स है उसे उनके ऊपर खतरा है ये वो करके। बट रिफ्यूजीज आर नॉट लाइक दैट। रिफ्यूजीज तो ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम से निकल रहे होते हैं। सो एज अ ह्यूमन बींग हम बोलते हैं ना कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग रिफ्यूजीज वी ऑलवेज टेक दैम एज लाइक एनिमीज। सो ये सब नहीं होना चाहिए। सो ये इसके ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल था द हिंदू में। बट फॉर टाइमिंग हम अपना जो मेन डिस्कशन है उस पर ही रहते हैं। तो यूएन हैज़ अपॉइंटेड हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ठीक है। फिर 8th आता है यूएन हैज़ एस्टैब्लिश यूनिसेफ। यूनिसेफ के बारे में आपने न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि जो यूएन है उसका काम या उसके ऑर्गन्स अगर आप बोलेंगे तो वो सिर्फ 6 ऑर्गन्स तक लिमिट नहीं हो सकते। उसका जो काम है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो बहुत ज़्यादा वास्ट होने के कारण बहुत सारे ऐसे फंड वगैरह हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो यूएन चलाता रहता है। अब ये जो चिल्ड्रन फंड है ये किसके लिए है? डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। अब जिसके ऊपर जैसे मालन्यूट्रिशन की बात हो, ठीक है, स्टंट जो होता है उसके ऊपर बात हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये यूएन के थ्रू, यूएन यूनिसेफ के थ्रू की जा रही है, मतलब उसके थ्रू वो हो रहा है। फिर यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाता है सो दैट कि जो इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में हिंड्रेंसेस है वो ना आए। अब ये सब चीज़ें क्यों हैं? देखिए हमें पता है कि कोई भी कंट्री है उनमें थोड़ी-सी भी फ्रिक्शन होती है, वो सबसे पहले ट्रेड के ऊपर बैरियर लगाने की कोशिश करती है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ भी हैं। और जबकि ट्रेड जो है वो फ्री होना चाहिए, बिकॉज़ जो भी इश्यूज़ हैं वो पॉलिटिकल लेवल पे होते हैं, पर ट्रेड इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी, तो हमें दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना होता। बट स्टिल ऐसा होता है। और फिर सेकंड थिंग क्या होती है कि हम लोग इन द सेंस एज़ अ गवर्नमेंट, होता क्या है कि कोई भी टैरिफ्स वगैरह लगा दिए जाते हैं सो दैट कि अपनी जो कंट्री के कंट्री के जो है प्रोडक्ट्स उन्हें ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। बट ऐसा ना हो। इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि दिस इज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, तो वो एक्चुअली ग्लोबलाइज्ड ट्रेड चले तो उसके लिए यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंटल बोर्ड जो है वो काम करता है। Established World Food Council in 1974. This council works for increase of food production in world, establishment of food stores and for the promotion of food grains trade among state. वर्ल्ड फूड काउंसिल है सो दैट जो फूड के रिलेटेड इश्यूज है उसे टैकल किया जा सके। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम बोल सकते हैं अचीवमेंट्स है यूएन की, जो कि उसने बहुत अच्छे से इन चीज़ों पे काम किया है। ठीक है, अब बात आती है वीकनेसेस की। तो मैंने आपको पहले ही बोला था जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा वीकनेस है यूएन का है वो क्या है? वीटो पावर। और हमने देखा है जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो ये जो वीटो पावर 5 कंट्रीज को दी गई है, उन मतलब 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो, तो उनके बिना वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस नहीं लिए जा सकते हैं। जैसे कि हमने अभी सेक्रेटरी जनरल की भी बात की थी अपॉइंटमेंट की, तो उसमें भी ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनकी जो वोट है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। वीटो पावर का मेन पर्पस क्या था?
so that ki 5 permanent members was that it will work on basis of principle of collective responsibility. Collective responsibility in the sense कि अगर ये 5 members किसी चीज़ को पास कर रहे हैं या किसी चीज़ को वीटो कर रहे हैं, तो उन लोगों को मतलब वो पर्टिकुलर कंट्री को हम रिस्पॉन्सिबल रख सकते हैं कि भाई आपने ऐसा किया था, तो आपने ये इस वजह से किया था क्योंकि आपकी रिस्पॉन्स जैसे बोल देते हैं ना कि एज अ मॉनिटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास में कोई भी मिस हैपनिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी मिस्चीवियस हैबिट चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे थी। इन्होंने क्या सोचा था कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स है, ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की आइडेंटिटी है, आइडियोलॉजी है, उसके ऊपर काम करेंगे। बट होता क्या है, ये ऐसा कुछ काम नहीं करते। काम क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ इश्यू नहीं होता है, ऑन बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कंसिडरेशन होता है कि अगर सपोज़ पॉलिटिकली किसी के फेवर में है, तो वो उस चीज़ को अपनी जो कंसेंट है वो देते हैं, अदरवाइज़ उसके अगेंस्ट में बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, वो हमें पता है वीटो पावर इसी वजह से हमेशा डिबेटेबल रहती है। फिर बात आती है लेस रिप्रेजेंटेशन टू एशिया एंड अफ्रीका। हमने पहले देखा था ना जब हम बात कर रहे थे नॉन परमानेंट मेंबर्स की, तो 5 जो सीट्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, वो एशिया और अफ्रीका से हो सकते हैं और हमें पता है एशिया और अफ्रीका कितना वास्ट एरिया है। तो इतने वास्ट एरिया के लिए इतने कम मेंबर्स होना या इतनी कम रिप्रेजेंटेशन देना, ये अपने आप में एक डेमो क्योंकि यूएन हमेशा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ तो अपने आप से इफ़ेक्ट हो रही हैं। अगर आप किसी भी इतनी बड़ी मार्जिन की एरिया में आप इतने कम रिप्रेजेंटेटिव्स दे रहे हो, सो दैट मीन्स कि आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को मतलब चेरिश कर ही नहीं रहे हो, तो ये चीज़ है। फिर लैक ऑफ फंड, मैंने आपको पहले बोला ना कि यूएन जो है ये भी जो कंट्रीज़ है, नेशंस हैं, उनके ऊपर फंडिंग के लिए डिपेंडेंट है। और फिर वही बात आ जाती है, जो फंडिंग देगा वो अपने आप की अथॉरिटी दिखाता है और वो जो जैसे यूएन है, अगर इसको किसी भी कंट्री ने ज़्यादा फंडिंग दी है तो उसके खिलाफ वो बात नहीं करेंगे, वो उसके फेवर में बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है ना, ये टूल की तरह यूज़ होता है फंडिंग भी। तो थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ क्या है, चार्टर फेवर इक्वल स्टेटस टू ऑल मेंबर, बट इन रियलिटी वीटो पावर एग्जिस्ट, वो हमने पहले ही देख लिया। फिर क्या है, डिफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। डिफेक्टिव क्यों, आपको पता है ना, इंडिया में भी हमने देखा है जब वोटिंग की बात होती है तो डिलिमिटेशन कमीशन कमेटी के द्वारा इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उन्हें रखा जाता है कि एक वोट की वैल्यू एक वोट ही रहे। मतलब ऐसा ना हो कि कहीं पे, हमने देखा था ना जब हमने अपनी एनसीईआरटीज़ की डिस्कशन भी की थी कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर बहुत सारे लोग हैं तो उसे हम इस तरह से डिवाइड करते हैं ताकि हर किसी की वोट की वैल्यू इक्वल रहे। मगर यहाँ पे हो क्या रहा है, एशिया और अफ्रीका की पहले तो मेंबरशिप ही इतनी कम है और फिर इतनी कम मेंबरशिप में क्या ऐसा हो रहा है कि हर किसी की वोट की पावर इक्वल है? बिल्कुल नहीं। तो अगर ऐसे ही नहीं हो रहा है तो वो अपने आप में डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स है उसे ख़त्म करती है, उसे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। और जो प्रिंसिपल इक्वालिटी है जिसकी हमेशा ये जो यूएन है ये बात करता है, वो अपने आप में वो खुद ही उसे हर्ट करता है। तो ये मेन जो हम पॉइंट्स बोल सकते हैं, ये वीकनेसेस है यूएन की। ऑल्दो अगर आप इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे तो इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, पर ये जो मेन चीज़ें हैं, मेन टॉपिक्स हैं, वो ये तो ज़रूर उसमें इंक्लूड होते हैं जो यूएन की वीकनेसेस में आते हैं। तो ये इसके साथ हमारा जो ये वेबिनार है वो ख़त्म होता है। इसमें हमने यूएन के बारे में सारी डिस्कशन कर ली कि यूएन क्या है और यूएन के जो 6 मेन ऑर्गन्स हैं वो क्या हैं। हमने डे 1 में यूएन और जनरल असेंबली देखा था, फिर हमने सिक्योरिटी काउंसिल देखा डे 2 में, फिर हमने थर्ड डे पे ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये देखा। और आज हम फोर्थ डे में हमने पहले सेक्रेटेरिएट देखा, सेक्रेटेरिएट में क्या-क्या चीज़ है, सेक्रेटरी जनरल के बारे में देखा, उसकी अपॉइंटमेंट के बारे में देखा। फिर हमने एनालाइज़ किया कि जो यूएन है उसकी क्या-क्या अचीवमेंट्स रही हैं। फिर हमने देखा उसकी क्या-क्या वीकनेसेस हैं और यही वीकनेसेस हैं जिनके कारण हमेशा बोला जाता है कि यूएन में रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो इसके साथ हमारा जो ये सीरीज़ है, वेबिनार सीरीज़ है, वो ख़त्म होती है ऑन यूएन। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं। डज़ एनीवन हैव एनी डाउट? ओके देन, सो ओके देन थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको ये जो वेबिनार है वो अच्छा लगा है, देन यू कैन लाइक आवर वीडियोस ऑन यूट्यूब, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें कि इंस्टेंट आपको जो भी आपको क्वेरी होती है उसका रिप्लाई मिल सकता है। और बाकी थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
by this we end up our presentation today. So thank you, thanks for watching.